चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं ना। ओके सीनियर्स, मुझे एक बार थम्स अप देना। मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बोल देता हूँ, फिर आप लोग के हाथ में सारी मीटिंग रहेगी। कल हमने एक इंट्रो मीट ली थी जिसमें सारी बातें डिस्कस कर दी थी ऐसे तो, कि पर्पस क्या है, काइजन का बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। एंड हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे मेजोरिटी बच्चे जो बाउंड्री लाइन के आसपास होते हैं उनको पुश करके किसी भी तरह से कन्वर्ट करना है जेई के रैंक में। और कहीं ना कहीं तुम्हें ध्यान रखना है कि रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेस में तुम क्या सीख रहे हो, खुद को क्या बना रहे हो। एक रेजिलिएंट, एक पेशेंस वाला इंसान, एक अपने स्ट्रगल पर ट्रस्ट करने वाला इंसान के रूप में आपको बन करके बाहर आना है। और इस प्रोसेस में आप जितने भी ज़्यादा फौलाद बन सकते हो बनो, इसी माइंडसेट के साथ। अब आज हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने कल एक और बात डिस्कस की थी, हम मेंटल इंडिपेंडेंसी कैसे कॉग्निटिव स्किल्स के साथ रिलेटेड है। मेंटली जितना आप कम इंडिपेंडेंट रहेंगे कॉग्निटिव स्किल्स, उतना ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। अब आज हम क्या करेंगे, आपने जो फॉर्म्स में फिल की हैं बातें, मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो आपके अंदर जो हमने पाया कि मेजोरिटी बच्चों को पता ही नहीं कि कैसे एनालाइसिस करते हो ना, उनको ज़रूरत फील होती है। उसी तरह से टाइम टारगेटेड प्रैक्टिस, पता नहीं आप क्या सोचते हो उसके बारे में। देन जैसे आज एक और चीज़ है जो हमने कल भी कही थी कि भाई हमने 4-5 बाल्टी आंसू बहाए थे ये देख करके कि आपको समझ ही नहीं आता कि स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक कैसे समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि क्लैरिटी देनी है जिस पर। ओके, तो सीनियर्स स्टार्ट कर लीजिए। ग्रांड स्वाति पलक आप लोग ने स्टार्ट कर लीजिए। ओवर टू यू जी। सब रिएक्ट कर देना। तो आवाज आ रही है सही से? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ तो हाँ। हमने ना आपसे कुछ दिन पहले एक फॉर्म। हाँ प्रतीक, नहीं कोई नहीं, कंटिन्यू करिए आप। कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है पलक ठीक है। नहीं, ओके। हाँ तो हमने ना आपसे कुछ दिन पहले फॉर्म फिल करवाया था एक, जिसमें मॉक टेस्ट एनालिसिस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और हमने बहुत डिटेल में बैठकर उसको अच्छे से क्यूमुलेट किया था ताकि आप उस सेक्टर में आप थॉट दे पाए। अगर आप नहीं, कभी आपने कभी सोचा नहीं है उस डायरेक्शन में, या तो आपने इन डेप्थ जाकर नहीं सोचा है, तो हमने बहुत प्यार से सवाल रखे थे कि आप उस हर चीज़ को टच कर पाए जो हम मॉक देने के बाद भूल जाता है टच करना, और हम अगला मॉक शुरू कर देता है। तो हमने आपसे 3 मॉक का एनालिसिस बेसिकली मांगा था, और उसमें काफ़ी मैक्सिमम बच्चों ने तो 1 या 2 बार ही फिल किया है, और उसकी भी लिस्ट है हमारे पास। बट नेम्स वाइज हम अभी नेम शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वाले मीट में हम नाम नहीं ले रहे, अगली मीट से हम नाम के साथ चलेंगे कि किसने पर्टिकुलरली किसने क्या-क्या गड़बड़ की है। पलक हाँ, हाँ। जो आप लोगों ने जो रखे हैं ना वो इनके जो जो भी चीज़ें इन्होंने फिल की हैं उनके साथ मेरे पास कुछ नाम है, तो वो नाम मैं लूँगा। ओके, जी। आप लोग ठीक है, आप लोग तो इन पर दया दृष्टि कर लेते हैं। मैं बैठा हूँ मीटिंग में, तो मैं अभी यार दया दृष्टि नहीं करूँगा, मुझे उस पर हिसाब किताब करना है। तो मैं एंड में नाम लूँगा बच्चों के। ओके ओके, ओके मैम। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो फिर आपने वो फिल किए थे, तो हमने उसको एनालाइज़ किया है, और हमने कुछ-कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जो हम एक-एक करके आपके सामने रखेंगे, और इस पे आपको वर्क करना है, इस पे आपको थॉट देना है। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट है कि हमने जो क्वेश्चंस रखे थे, वो हर क्वेश्चन का एक पर्पस था। आप उस तरह से आंसर नहीं कर सकते कि सेम एज़ अबव, या तो फिर आई एम अवेयर ऑफ माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब आपको हमें इन डिटेल बताना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके मॉक टेस्ट को समझने जा रहे हैं, कि हम आपका प्रोसेस समझ रहे हैं कि आप किस माइंडसेट से उसको अपीयर कर रहे हैं, आपने क्या गलतियाँ की है, वो हम हमारे एक्सपीरियंस से हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप हमें डिटेल में बताएंगे ही नहीं कि आपने क्या गलती किया या आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट किया है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझना, कि उस प्रोसेस में हमें देखना कैसे है, हमें समझना कैसे है आपके मॉक टेस्ट को, आपके पूरे स्ट्रैटेजी को, कि आप उस 3 घंटे में आपका कंपोजर कैसा है, आपका ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसे है, आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ये सब हमने इन डेप्थ आपसे मांगा था, और कुछ बच्चों ने बहुत कन्वीनियंटली फर्स्ट में आंसर लिख दिया, और सेकंड में सेम एज अबव, और थर्ड में फिर से सेम एज अबव, जबकि आप कंसिडर ही नहीं कर रहे कि तीनों मॉक के लेवल्स, तीनों मॉक टेस्ट के पैटर्न्स, ये सब में डिफरेंस है, तो वो सेम चीजें हो ही नहीं सकती है। हर मॉक का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर मॉक बेसिकली
व्हिच मीन्स कि बेसिकली वो सीधे-सीधे हुँ। या तो इंटरेस्टेड नहीं है या उनको समझ नहीं आया है। मे बी दैट उनके इंटेंट बुरे ना हो, लेकिन या तो उन्हें समझ में नहीं आया है या वो समझने की एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, या बस वो चाह रहे हैं कि चलो फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, इससे क्या ही हो जाएगा। यकीन मानो ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं चुन-चुन करके उनको ना हटा दूँगा यहाँ से। वो कंप्लीट टाइम वेस्टेज बंदे होते हैं। अगर वो समय के साथ समझ जाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा बताते हैं कि इतना ज़्यादा क्लोज़, इतना ज़्यादा टाइम निकाल कर के हमें पता है कितना 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 मुश्किल काम है, टाइम निकालना ऐसी चीज़ों के लिए। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो बहुत ही अनग्रेटफुल हैं, जो नहीं समझते हैं, आपकी 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल हो जाने से आपने कुछ उखाड़ नहीं दिया अभी तक। आप हो सकता है अच्छी रैंक बना लें, आप अच्छे इंसान नहीं बनिएगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनिएगा, ये समझ लीजिए। तो पहले समझिए, वहाँ पर जब बातें पूछी जा रही, भाई हमारा टाइम आपसे ज़्यादा कीमती है, आप पास करने वाले हैं, लोग यहाँ पर पास करके बैठे हुए हैं। तो पहले अपने आप को हम्बल बनाइए, देखिए जब बातें पूछी जा रही लिखिए। पागल नहीं कि वो बातें आपके लिए लिखी गई हैं। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बात जो आपसे पूछी जा रही है उससे हम अंदाज लगाएंगे। आप हमारे साथ ऑफलाइन नहीं बैठे हुए, सामने सामने नहीं बैठे हुए। रैदर ये उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप ढंग से चीज़ें लिख दें तो आप सामने बैठ करके जितना इंसान जो है डिस्कशन कर सकता है, गाइड कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा ऐसे डिस्कशन हो जाएगा, ऐसे गाइड कर सकते हैं। तो इसे मजाक पे नहीं लीजिएगा। ये सब बहुत ही इडियोटिक बिहेवियर्स हैं जो कि एकदम अजीब से दिखते हैं कि मतलब क्या है ये, क्या मजाक है। इससे ये प्रूव होता है ना कि तुम्हारे 98-99 परसेंटाइल आ जाने से तुम कोई ऐसा नहीं कि तुम समझदार इंसान से बन गए, वो तुम पीसीएम में ठीक हो, अदरवाइज नहीं हो तुम। वो तुम पीसीएम में थोड़ा अच्छा कर ले रहे हो भाई। ठीक है, पलक कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हाँ, तो ओवरऑल हमारे क्वेश्चंस का सबसे बड़ा गोल यही था कि आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करें, ताकि वो फ्यूचर टेस्ट्स में आपको इम्प्रूव करने हेल्प कर रही है। ओके, तो मिस्टेक्स से हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, मिस्टेक्स वाले पॉइंट पर। रिया, आप लेंगे इसे? हाँ जी, हाँ जी। तो मिस्टेक वाले पार्ट में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एड्रेस करना था वो ये था कि आपका मेन पर्पस होता है कि आपने मॉक टेस्ट दिया है, उसमें आपने कोई कुछ गलतियां की होगी, आपको सबसे पहले तो उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है कि जहाँ पे आपको मिस्टेक्स के बारे में सोचने को बोला गया है, वहां आपने उनको अच्छे से लिखा ही नहीं है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस है उनमें आपने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। इसका मतलब यह है कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो गलती आपसे हो रही है। तो वो तभी रियलाइज होगा जब आप बैठ के अच्छे से उस पर ध्यान दोगे, उसको सोचोगे कि क्यों हुआ है या ऐसा किस लिए हो रहा है। और बहुत बच्चों ने क्या किया है कि अगर उन्होंने 3 मॉक टेस्ट के फॉर्म फिल किए हैं, तो उन्होंने अगर पहले मॉक टेस्ट में कोई गलतियां लिखी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई, तो उन्होंने नेक्स्ट डे भी सेम लिखा है कि सेम मिस्टेक रिपीट हुई। बट अगर आपको मिस्टेक पहले मॉक टेस्ट में पता चल गई है और आपने अगर उनको आइडेंटिफाई किया है, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे उस पर काम होना चाहिए ना, मिस्टेक रिपीट क्यों हो रही है। अगर आपने काम किया होता तो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। मतलब मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन को ना हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम चाह रहे हैं कि आप इस तरह से सोचें कि आप इसे 2 कैटेगरीज में रखें कि मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन में पहले आप मिस्टेक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, और सबसे पहले आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, या तो कैलकुलेशन एरर्स हो सकता है, कॉन्सेप्ट वीक है, गेस वर्क है, कोई भी, या तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो गई है उस वजह से। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली कहाँ गलती की है और वो किस कैटेगरी में जा रही है। कोई भी मिस्टेक एक सिली मिस्टेक नहीं हो सकती है, सारी मिस्टेक्स को हम एनालाइज कर सकते हैं और हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेकंड उसमें आ रहे हैं कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उस मिस्टेक्स को। तो उसमें ये जो रिया कह रही है, ये पॉइंट उसमें जा रहा है कि मिस्टेक्स अगर सेम मिस्टेक्स हमें बार-बार देखने मिल रही है ना, तो वो फिर एडवांस और मेंस में भी आप वही करके आइएगा और वो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, उसमें कोई वर्किंग नहीं होगी, पहले से दूसरे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मतलब वो एक अच्छा साइन नहीं है वो। और उसी की वजह से ये पूरा फॉर्म है। अगर आप ये पूरे फॉर्म को सीरियसली फिल कर रहे हैं, तो आप सबसे मेन पॉइंट वही है कि आप अगले में शायद जो प्रेजेंट मिस्टेक्स है वो आपकी सेम नहीं रहेगी, जैसे हमने देखा है कि सेम चल रही है।
हाँ रिया। हाँ जी, और वो ना बेसिकली अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एनालिसिस आपकी वेस्ट हो रही है। अगर आप दोबारा से वही सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं और उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, अगर आप ये कह दे रहे हैं कि आपकी सेम ही गलतियां होती हैं, क्या ही फायदा है उनको लिखने का, एनालाइज करने का, तो फिर आपका एनालिसिस बेकार हो जा रही है हर मॉक टेस्ट की। और इसमें एक मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि विरांश, हम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ बीच में आपको ना, हमारे जो पॉइंटर्स है वो हम रख सकते हैं स्क्रीन पर? वो है पॉसिबल? हाँ हाँ और बिल्कुल। तो टुवर्ड्स द एंड रख ले चाहे एक बार। यार पता है कि ये ना, इन बच्चों को आदत है नहीं, ये बहुत ही अलग ही तरह से पढ़ते हैं, तो ना मुझे लगता है कि इनका ना ये जो अटेंशन है, जो फोकस है, थोड़ा डाउटफुल है। वो चीज़ ना फोकस बढ़ाएगी। सिर्फ सुन रहे हैं ये, तो उन बातों को पता नहीं कितने हल्के में ले रहे हैं। अभी इनके कान वान पकड़े नहीं ना हमने अच्छे से, तभी थोड़ा डांट वाट पड़ेगी, थोड़ा समय बीतेगा, थोड़ा अपने आप को रेगुलेट करेंगे तब होगा। तो ये अच्छी बात है। देखो जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आदित्य ने लिखा, धीरज ने लिखा, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। तो वैसे देखो, अगर मैंने तो पहले ही कहा है कि देखो मीटिंग की रिकॉर्डिंग हम नहीं रखेंगे, नहीं देंगे इनको, बिकॉज फिर सामने से जो डिस्कशन है उसमें हमें टाइम देने का क्या फिर सेंस बनेगा। फिर तो वही बात होगी कि हम यूट्यूब पे ही कर लेते, राइट? और इनका एटीट्यूड देखते हैं, नहीं तो फिर पर्सनल करना ना, पर्सनल मीट करना बंद कर देंगे, फिर यूट्यूब पे कर देंगे। ठीक है, इनका एटीट्यूड देख लेते हैं। हमने देखा हुआ है लास्ट ईयर कि धीमे धीमे जो एनर्जी कम हो जाती है। अगर पिछले साल की जैसा इस साल हुआ, तब तो इस बार स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पिछले साल तो आधी स्ट्रेंथ थी, तो फिर हम कम कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे उधर, इतने एफर्ट नहीं लगवाएंगे। सारे लोगों ने अपने मिड सेम्स वगैरह के बीच में, ये सब मिड सेम्स अभी खत्म है, सबके क्लास से भाग करके आप लोग आए हो, तो मैं वो सब चीज़ें देखना नहीं चाहता। ठीक है, तो अच्छी बात है जो लोग नोट कर रहे हैं। जो नहीं नोट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। बाकी सीनियर्स देख लीजिए, अगर पॉइंट सामने रख सकते हैं तो, या बाद में जैसे भी रखना है, बट बस आपकी मेहनत वेस्ट ना हो। मुझे बहुत दर्द होता है सीनियर्स की मेहनत ऐसे वेस्ट करते हैं ये लोग तो। ठीक है, गुड। जितने लोग फोकस कर रहे हैं करते रहिए। पूरा कंटिन्यू कीजिए प्लीज। शेयर कर ही देते हैं फिर दोस्त। रिया कर पाएंगे? एक बार देखिए तो। देखिए, अगर सिंगल पॉइंट हो पाएगा तो ठीक है, हम बेटर होगा कि 2-3 मिनट रुक जाएं, स्लाइड को अरेंज कर लें, जो पॉइंट बोल रहे हैं उसी को सामने रखते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए, मैं तब तक 2-3 बातें इनसे डिस्कस कर देता हूँ। ओके, फिर वापस वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक जी। है, ठीक है। अब देखो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जब तक वापस आपसे डिस्कशन कर रहे हैं सीनियर्स, कुछ बातों पे पलक, हम ना कुछ बातें वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बातें डिस्कस कर देते हैं थोड़ी, और वो बाद में रिपीट भी कर देंगे। ठीक है? यस। ठीक है। देखो जब बात आती है ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स पहचानना कैसे है, इसको ना 3-4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले है क्या, एक चीज होती है कि एज अ बिगिनर हम एनालाइज करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक ये पहचानने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो एज अ बिगिनर इनिशियली जो एनालिसिस होती है वो कैसे होती है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं भाई। मैं बैठूंगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन लूंगा, मतलब T=0, मेरा बैठे सेल्फ रिफ्लेक्शन लिया कि भाई मुझे ना अभी पहचानना है कि मेरी कौन कौन से टॉपिक वीक है, कौन कौन से टॉपिक वीक और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड कि मैंने T=0 सेट करके अपने आप को बताना शुरू किया कि आई हैव टू डेवलप माइंड सेट बनाना है। मुझे एक माइंडसेट डेवलप करना है कि भाई मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं कैलकुलेट करते करते वो मेरे माइंड में वो अब कैलकुलेटेड ही रहने लगे कि ये टॉपिक मेरे पास वीक है और स्ट्रांग है। आप में से कई सारे बच्चे हैं ना, सोचते हैं कि एग्जाम पास में आएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह साथ पास में आएगा, तब देखेंगे कौन सा वीक कौन सा स्ट्रांग है। भाई वो हर वक्त रहना चाहिए माइंड में, हर वक्त। तो इनिशियली पेन ले लो, कैलकुलेट कर लो, चेक कर लो कि अच्छा ये वीक चल रहा है, ये स्ट्रांग चल रहे हैं, ये स्ट्रांग है, स्कोरिंग है, ये स्ट्रांग है, बट कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, चाहे स्कोरिंग हो या ना हो। हमें पता है अगर हम बात कर ले आयनिक इक्विलिब्रियम की, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस उसके दिख जाए हर साल। हमें दिखा है कि
अगर एक साल कम आए तो दूसरे साल 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। ऐसा भी दिखा है कि एक साल नहीं आया, अगले साल आया। हर चीज़ है। आप टफ चैप्टर इसलिए नहीं अच्छा करते हो क्योंकि उससे क्वेश्चंस ही आते हैं, इसलिए अच्छा करते हो क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आपकी डीप थिंकिंग अच्छी होती है, उससे आपके अपने कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे होते हैं, उससे आपके अपने एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, इसलिए किया जाता है। तो पहले T=0 पर माइंडसेट बनाया कि मुझे एक्चुअली समझना है कि मेरे स्ट्रांग कौन से, वीक कौन से हैं। दिस इज सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता, ऑब्जर्वेशन लेनी होती है ओवर द टाइम, ठीक है। पलक, आप ना इनिशियल एनालिसिस में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 2 पॉइंट बाकी के ना आप डिस्कस कर दो, तो टाइम से रिलेटेड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड। यस, सेकंड में तो आता है कि टाइम इन्वेस्टेड, कि आप पर चैप्टर पे आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला फायदा ये है कि आपको ट्रैक होगा कि आप अननेसेसरीली कोई एक चैप्टर पे बहुत सारे दिन या हफ्ते नहीं लगा रहे। तो अगर आपका टाइम इन्वेस्टेड का ट्रैक है तो सबसे पहला बेनिफिट ही है कि आपको ट्रैक रहेगा कि आप चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको रिलेट कर रहे होंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब एक रिस्पॉन्स आया था कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एनालिसिस, तो उसमें किसी बच्चे ने लिखा था कि आई हैव स्पेंट इक्वल टाइम इन ऑल द चैप्टर्स, सो ऑल ऑफ माय चैप्टर्स आर एट इक्वल लेवल, तो स्ट्रॉन्ग वीक तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। अब ये गलत हो गया, मतलब आप कंप्लीटली सिर्फ एक ही पैरामीटर पे स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, ये कैसा बायस पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक पैरामीटर से आप डिस्कस कर लो। भाई स्ट्रॉन्ग और वीक होना एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया जाता, एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। देखना, एक चैट में एक बच्चे ने लिखा है, आद्या ने, सर एक बार दिमाग में स्ट्रॉन्ग एंड वीक बना लिया था मैंने, फिर कितना भी काम किया कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था वीक वालों में। पता ये लाइन ये बता रही है कि आद्या ने फिक्स कर दिया, भाई प्री डिफाइंड माइंडसेट है अब उसके पास, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो ना तो समझना है उसे कि किस रास्ते पर जा रहे हैं, ना तो उसे एनालाइज करने की जरूरत भी समझ में आ रही है, अब उसने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर ना एक एक पॉइंट, एक एक बातें अच्छे से सुनो। तुम्हें नहीं आता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे समझा जाता है। हर एक एलिमेंट, हर एक ऐसी चीज जो समझाती है तुम्हें, बताती है तुम्हें कि क्या स्ट्रॉन्ग क्या वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक है, सबको समझना पड़ेगा। बट प्री डिफाइंड माइंडसेट हटाओ पहले। सुना तो सभी लोग रिप्लाई करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो चैट बॉक्स में एक बार दोबारा मैं ध्यान दिलाऊंगा, सभी को दिख रहा होगा आद्या ने जो लिखा है, मैंने उसके बारे में क्या बोला अभी। ऐसी बहुत सारी चीजें पलक ने भी पॉइंट आउट कराया कि कोई बच्चा ये लिख रहा है कि भाई तीनों पे मैं इक्वल टाइम देता हूं तो तीनों मेरा इक्वल। अरे इतना गुस्सा आ रहा मुझे, कैसे पिटाई खाने वाले काम कर रहे हो तुम, क्या बात बोल रहे हो तुम भाई। ये तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऐसे ऐसे व्यूज रखते हो अपने माइंड में। तुम इक्वल टाइम दे रहे हो तो चैप्टर इक्वल स्ट्रेंथ पर है, क्या पॉइंट है ये, क्या पॉइंट है। तो तुमने अगर 1 घंटे दिए यूनिट एंड डायमेंशन पे, भाई 1 घंटे तुम रोटेशनल पर दे दोगे, सेम लेवल पर होगा ना। अरे बोलो ना। No, sir. नहीं क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा। तुमने तो अभी बताया, तुमने तो अभी बताया यार, तुमने तो अभी बताया कि नहीं इक्वल टाइम दे रहे तो इक्वली स्ट्रांग होगा। सिर्फ चैप्टर का लेवल भी डिफर कर। वही मैं कह रहा हूँ यार, रोने का मन कर रहा है। कैसी बातें लिखते हो आप लोग, कैसी बातें लिखते हो, और वो आपका प्री डिफाइंड माइंडसेट बना हुआ है। ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे यार। तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म में चीजें लिखवाना कितनी ज्यादा असरदार चीज है। तुमसे लिखवाया ही इसीलिए है कि तुम जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक सच्चाई ही नहीं पता चलेगी। ओरली तो तुम अनमेंशन कुछ भी बोल दोगे भाई। तुमसे मैं कुछ पूछूंगा, तुम इधर उधर घुमा करके ना बातें करके निकल जाओगे। तुमसे जब लिखवाएंगे ना, तुम्हें टोकेंगे ना, तुम्हें पता चलेगा भाई क्या कांड कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मनन ने लिखा है आगे देखना, सर जो टॉपिक स्ट्रांग होता है बट कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं तब क्या करना चाहिए। हम ऐसी सारी बातें अभी डिस्कस करने वाले हैं, सब ध्यान से सुनना। एंड हो सकता है कि अभी जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करें वो टॉपिक कौन सा बोलो, स्ट्रांग वर्सेस वीक को कैसे पहचानते हैं, उसी के एलिमेंट्स। ठीक है। उसके हमने पहले अभी आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस किया। क्या है पॉइंट? कि भाई प्री डिफाइंड माइंडसेट से बचो। सारे लोग सुन रहे हैं? स्ट्रांग और वीक ये भाई समझना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे वीक है और कौन कौन से स्ट्रांग है। इसको समझना पड़ता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। लेकिन तुम समझ तभी पाओगे जब तुम अपना वो रिजिड माइंडसेट, वो जो प्री डिफाइंड माइंडसेट, उससे हटोगे। समझे? अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रांग और वीक को कैसे कैसे समझते हैं। ओके। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग बता दो
सीनियर्स के आपके पॉइंटर्स अगर रेडी हैं तो ये जो डिस्कशन कर रहे थे इस टॉपिक को, इसको हमें वैसे बाद में करना था, ठीक है? तो अगर आपके पॉइंटर्स रेडी हो तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, क्योंकि आई थिंक दैट कि बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जब बात आती है स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को समझने की, तब हम सबसे पहला क्या करते हैं, किसी भी प्रीडिफाइंड माइंडसेट से बचते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। किसी भी प्रीडिफाइंड माइंडसेट से बचेंगे एंड समझेंगे कि किन किन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वीक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सीखेंगे। करेक्ट? बोलो। Zero. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप दैट सबके पास ये वाली बात तो गई है। अब एक बार मुझे रिप्लाई कर दो ग्रांस, अभी है 2-3 मिनट लगेगा। हाँ जी दोस्त, 2-3 मिनट प्लीज। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। टाइम इन्वेस्टेड वाला पॉइंट पलक ने डिस्कस किया कि ट्रैक करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर मैं हाथ नहीं उठवा रहा, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम में से शायद ही कोई होगा जो स्ट्रिक्टली ना मॉनिटर करता होगा कि वो जो सॉल्विंग करता है वो कितने टाइम लेता है। वो सीधे वो मॉक टेस्ट में जाकर के देखता है कि हाँ मेरे 3 घंटे में कितने क्वेश्चन बने। जब बात आती है क्लास से हट करके, जब हम खुद बैठते हैं और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट ले लेते हैं, सॉल्विंग कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, एक होता है कि मुझे पता है कि मैं पहली बार चैप्टर टच करने जा रहा हूं, पहली बार एक्सरसाइज के वो 50 क्वेश्चन टच करने जा रहा हूं, तो मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि भाई मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखूं कि ये क्वेश्चन मुझसे हो पा रहा है कि नहीं। जब फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट लगाते हैं हम, तो हम ये पहले देखना चाहते हैं कि हम कहाँ फंस रहे हैं और कितना फंस रहे हैं। ये क्लियर हुआ सबको? पहली बार जब हम किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज को टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना बन रहा है और कितना हम फंस रहे हैं, किस क्वेश्चन में कितना ज्यादा फंस रहे हैं, कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं और कितना ज्यादा फंस रहे हैं। ये 2 पॉइंट है, कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, कितना ज्यादा फंस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि हम फंसते ही नहीं है, पहली बार में बन जाता है। वो क्वेश्चन रिवीजन में दोबारा टच ही नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पहली बार में प्यार से इजीली बन गया, डेफिनेटली वो इतना इजी था कि उसके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। रिवीजन कर भी लिया तो उससे कुछ तुम नया नहीं सीखोगे। सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आप अटकते हैं, लेकिन अटकने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद खुद ही निकल जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिनको के आपको ना मार्क करना चाहिए कि अटके थे, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें तो इनको खत्म कर दें हमेशा के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, ये मैं अभी क्या समझा रहा हूं कि पहली बार जब तुम चैप्टर अटेम्प्ट करते हो तो क्या सही तरीका होता है। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि पहली बार जब तुम चैप्टर अटेम्प्ट करते हो, पहले अगर वो ठीक हो गया तुम्हारा तरीका, तो तुम बाद में टाइम टारगेटेड सॉल्विंग को भी समझोगे, रिवीजन को भी समझोगे। हम कभी भी किसी एक चैप्टर के रिस्पेक्ट में एक सेट ऑफ क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, अकॉर्डिंग टू लेवल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट? हो सकता है कि चैप्टर तुम टच कर रहे हो, मान लो तुमने पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टच नहीं किया है, बट भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसके पास एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब चैप्टर में है ऐसे टॉपिक्स जो अच्छे करने हैं, वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म, भाई 3 बड़े टॉपिक्स हैं, समझने हैं उनको। छोटे छोटे और भी टॉपिक्स हैं, राइट? अच्छा करना होगा, इनके एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हमें पता है कि इसका ढंग का लेवल बनेगा। अब मैंने सॉल्विंग स्टार्ट की, मैंने 50 क्वेश्चन का एक सेट रखा हुआ है जो कि एक डिसेंट अच्छा सेट है, जिससे मुझे पता है कि हाँ मेरा लेवल जो अच्छा बन जाएगा, मैं इतना मान सकता हूं कि हाँ जेई एडवांस के आसपास में पहुंच जाऊंगा। मैं आसपास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डेफिनेटली ये कह देना कि जेई एडवांस लेवल ही बन गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के सेट पर डिपेंड नहीं करता है। जो मैंने पहले दिन बोला था, पहली बात बोली थी क्या, मेंटल इंडिपेंडेंसी, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड उसी को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि भाई तुम जब पहली बार अटेम्प्ट करते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक बच्चे ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहली बार टच किया, जिंदगी में पहले कभी उसका एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया था, उसने एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू किया, वो कुछ क्वेश्चन में अटका ही नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन हुए जिनमें क्या अटका बट स्ट्रगल किया, निकल गया। फिर ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें क्या अटका, स्ट्रगल किया नहीं तो नहीं निकला। फिर ऐसे क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए।
सबको समझ में आया? 4 कैटेगरी बोलो एक बार। 4 जी, कैटेगरी समझ में आई? Yes, sir. अब जी, 4 कैटेगरी में से यस जी सर। ये 4 कैटेगरी में से जो पहली कैटेगरी थी, जो कि क्वेश्चन पहली बार बन गए, उनको दोबारा रिवाइज नहीं करते। किनको रिवाइज करना शुरू करेंगे? जिनमें पहली बार अटके थे, स्ट्रगल हुआ था। वो ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली जेईई मेन वाले क्वेश्चन है, जेईई मेन के लेवल तक के हैं। मोटा मोटा कैटेगराइज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट थोड़ी ना कर सकते हम। हमें तो पता है कि ऐसे क्वेश्चन है जेईई मेन में भी जो अच्छे लेवल पर है, राइट। एंड देखा हुआ हमने इस बार, तो हमें और भी दिखाई दिए। बात केमिस्ट्री की नहीं हो रही, इन जनरल हो रही है, ठीक है, जेनरिक डिस्कशन है ये सब ना। हमें समझ में आ गया कि स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके हम क्या कर गए, निकल गए। जेईई मेन टाइप क्वेश्चन हो गया भाई, या जेईई मेन के ढंग के क्वेश्चन हो गए वो, क्योंकि हमें पता है कि जेईई मेन के बस ऐसे ही देख कर बनाने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले टाइप का क्वेश्चन था जो बन जाता था देख करके, वो भी जेईई मेन में दिखते हैं। बट जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसमें हम अटक गए, स्ट्रगल किया, नहीं निकले, ये इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ हाई होती है? एडवांस में। और एडवांस में कौन से दिखेंगे? उस टाइप के समझ में नहीं आएगा क्या पूछा है, राइट। शुरू के 2 कैटेगरी के कहां पूछे जाएंगे? ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां होगी? बोलो। Mains में. हाँ, ये मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है, कोई एब्सोल्यूट कैटेगराइजेशन हमें करना भी नहीं है। लास्ट के 2 टाइप के कहां दिखाई देंगे ज्यादा? जी एडवांस। डन। तो अब तुम्हें समझ में आया कि भाई पहले मैंने गो थ्रू किया एक्सरसाइज को, पहले गो थ्रू किया मैंने चैप्टर को। चैप्टर गो थ्रू करने का मतलब होता है मैंने टीचर के लेक्चर को देखा। बेसिक मतलब ये है, वो तुम यूट्यूब से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, टीचर के लेक्चर को देखा। टीचर ने थ्योरी इन्वॉल्व की, टीचर ने क्वेश्चन इन्वॉल्व की, जो भी किया तुमने लेक्चर देखा, ठीक है। एक जो बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है लेक्चर का कि हाँ उसमें हमारे पास जो मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखने चाहिए, वो हमें दिख गया मोटे 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 मोटे। हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम भयानक एकदम ढेर सारी सॉल्विंग देख ली और ये सब, भाई डेफिनेटली वो तो यूट्यूब पर अलग तरीके से चलता है और हमारे क्लासरूम्स में अलग तरीके से चलता है, करेक्ट। अलग चीजें होती है, क्लासरूम में चीजें बहुत कस्टमाइज होती है, यूट्यूब पर चीजें बहुत मासिव मेजोरिटी जनता के लिए एक ही टाइप की होती है। जबकि क्लास में क्या होता है कि बैच टू बैच चीजें वो भी होती हैं कि आप किस स्पीड में चल रहे हो या आप कितना ज्यादा तेजी से कैच कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली टीचर जो है उसको ढाल देते हैं उस पर लेक्चर को। तो अब बात आई कि आपने लेक्चर देखा हुआ, दैट इज बेसिक प्रिपरेशन आपकी। अब आप गए एक्सरसाइज सॉल्व किया, उसमें क्वेश्चंस में आप अटके। शुरू के 2 टाइप थे वो जेईई मेन के थे, बाद के 2 टाइप थे वो जेईई एडवांस के थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तुमने अटेम्प्ट कर दिया 50 के 50, ठीक है। उसमें जो तुमने टाइम लगाया वो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीशन का ही टाइम था, वो चैप्टर कंप्लीशन का ही टाइम था। और उसे ऐसे ना समझो कि मेरा चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था सर से पढ़ करके, अब तो मैं सॉल्विंग कर रहा हूं। अपने आप को पेशेंस दो और चैप्टर को वहां तक मानो जहां तक तुम एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन बना लेते हो, राइट। वहां तक मानो कि चैप्टर तुम्हारा चला है, तुमने उसके वेरिएशंस देख लिए, ये मान लो। और याद रखो ये चीज हर उस चैप्टर के साथ करना है जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस उठाने में और स्कोर उठाने में। दोनों के साथ ये लागू करेंगे हम कि हम उसको उसके लेक्चर लगा रहे हैं एंड देन उसका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं। अब जाकर के चैप्टर मेरा एक बार अटेम्प्ट हो गया है, चैप्टर मैंने कर लिया है। ये होता है चैप्टर, मोटा मोटा चैप्टर को करना ये होता है। ये नहीं होता कि लेक्चर लगाया वो हो गया चैप्टर, नहीं होता भाई। तुमने क्या किया? तुम्हारी मेंटल इंडिपेंडेंसी कहां थी? तुमने तो लेक्चर लगाया, टीचर से सुना, वो तो तुम अभी छोड़ दोगे, हफ्ते भर में वो चीज कहां पहुंच जाएगी? 40% पे, और गारंटीड 40 पे पहुंच जाती है। अगर तुमने और छोड़ा तो वो और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, माइंड से निकलने लगता है। तो भाई तुम्हारा चैप्टर तभी कंप्लीट होगा जब तुमने अपने एफर्ट डाले हैं, वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन बना लिए चैप्टर के, तब क्लैरिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि नाउ हम टाइम टारगेटेड सॉल्विंग किसको बोल रहे हैं। टाइम टारगेटेड सॉल्विंग में 2 कंपोनेंट है, माइंडसेट और हैबिट। हम हर चीज जो डिस्कस कर रहे हैं ना उसको 2 कंपोनेंट्स के साथ जरूर जोड़ने की कोशिश करोगे, माइंडसेट एंड हैबिट। अब बताओ माइंडसेट क्या और हैबिट क्या? माइंडसेट डिफाइन करेगा t=0 को। मैंने क्या सोच करके स्टार्ट किया, सुन रहे हो? मान लो हम 10th से 11th में जाते हैं, बच्चे अपने अपने
अपने अपने सेक्शंस चूज करते हैं कि कौन जो है कॉमर्स लेगा, कौन साइंस लेगा, कौन पीसीएम लेगा, कौन पीसीएमबी लेगा, कौन पीसीबी लेगा, ऐसे मान लिया, ठीक है। अरे यार पेशेंस रखो ना लोचन, मैं तो बातें सारी करूंगा ना, अगर मैं वो नहीं करूंगा भाई तो तुम रिलेट कैसे करोगे? मैं ही अगर तुमको एडवांस लेवल से बातें डिस्कस करना शुरू कराऊंगा तो तुम कैसे रिलेट करोगे? भाई यहाँ पे किसी भी बच्चे की प्रिपरेशन एक जैसी चल रही होगी क्या? बोलो ना। जी नहीं। नहीं चल रही होगी। No, sir. तो तुम क्यों मान रहे हो कि लोचन जैसे प्रिपेयर कर रहा है वैसे ही जैसन प्रिपेयर कर रहा होगा, वैसे आयुष प्रिपेयर कर रहा होगा? भाई इस माइंडसेट से हटो ना। हम ऑलरेडी जान रहे हैं हर एक की प्रिपरेशन अलग अलग है, बट यहाँ पर वही बातें रखने की कोशिश करेंगे ना जिससे सभी लोग जीरो से लेकर के एडवांस तक सीख सके। अब देखो कि तुम कहां पर किस लेवल पर लाई करते हो। मैं नहीं स्टार्ट करूंगा ना उस लेवल से जिस लेवल पे लोचन है या जिस लेवल पे आर्यन है, मैं कैसे स्टार्ट कर दूंगा? समझो इसे और पेशेंस रखो। क्या हम हर दिन ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं? नहीं भाई, हमारी ये पहली मीटिंग है, ये 1.0 है रिकैलिब्रेशन में, और ये सबसे एसेंशियल है। यहाँ से बेसिक समझ में आ रहा है कि अच्छा ये गलतियां करते हैं। अब तुम देखो कि तुम कहां पर पहुंचते हो, तुम किस लेवल पर हो। तुम वहां से स्टार्ट लो जिस लेवल पर तुम हो, बट ऐसे चैट पे मत लिखो, क्योंकि इससे बताता है ना कि तुम बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो कि जल्दी बताओ, मैं तो यहाँ खड़ा हूं। अरे कैसे बता देंगे वो? बोलो ना, तब तो मैं वही काम करूं। गाइस 99.99 पे कौन कौन है? गाइस देखो, हम तो बातें करेंगे 99.99 के हिसाब से। बोलो, वैसे ही चले फिर? जी नहीं। नहीं चल सकते। तो समझो, पेशेंस रखो, सारी बातें होंगी। तुमको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हम कितना तोड़ तोड़ करके हर एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं? भाई यही तो रिकैलिब्रेशन। भाई अपने हिसाब से खुद को रिकैलिब्रेट करो। हम हर एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, बट तुम समझो कि तुम कहाँ हो, उसके हिसाब से तुम पिक करो। समय के साथ हमें ये दिख जाएगा कि मयंक कहाँ है, जैसन कहाँ है, ईशान कहाँ है, और जब हम बैठ रहे होंगे तो उसी हिसाब से हम तुम्हारे जो फॉर्म फिल किए हुए उसके हिसाब से तुम्हें टोकेंगे। अभी नहीं कर सकते, अभी तो एक सारा फ्रेमवर्क जो है कॉमन होगा, उसमें से तुम देखोगे तुम कहाँ पर लाई करते हो। लोचन देखो, मैं पर्टिकुलरली देखो, सारे लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक बंदे को कोई डांट नहीं पड़ रही है, ये किसी एक बंदे को टोका नहीं जा रहा है। हमें पता है कि सबके पास सभी इसी तरह से इम्पेशेंट होते हैं। भले ही चैट में लोचन ने लिख दिया, लेकिन इम्पेशेंट तो सभी होते हैं। तो अपने आप को पेशेंस दो, समझो, समझे? जितना तुम यहाँ पर टाइम दे रहे हो ना मीटिंग में, भाई तुम इसका 100 गुना ज्यादा रिटर्न पाने वाले हो। अभी के लिए भले ये लग सकता है कि इसकी जगह पे जाकर है यार केमिस्ट्री पढ़ लेते, मैथ्स पढ़ लेते, फिजिक्स, भाई तुम कर लो। तुम वही घुमा फिरा के लड्डू गोलगप्पा ही रहोगे, क्योंकि ये चीजें एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा एज देती हैं। ये चीजें जरूरी हैं हर उस इंसान के लिए जो बाउंड्री के आसपास भटक रहा है। इन्हीं चीजों को जोड़ना है और अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करना है कि मैं कहाँ हूँ, उसके हिसाब से मुझको समझना है कि ठीक है यार, ये इस बात सही है, मैं तो इस खराब में सोच ही नहीं रहा था, इसको लगाना है मुझे, ऐसे चलना है। चलो, तो मैं बातें कर रहा था कि आपको समझना है कि पहले चैप्टर टच करना क्या होता है, क्योंकि वही नहीं समझोगे तो रिवीजन नहीं समझ में आएगा, टाइम टारगेटेड सॉल्विंग नहीं समझ में आएगी, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं आए तुम्हें। अब जब तुमको समझ में आया कि बेसिक्स क्या होता है चैप्टर को करने का, तो आगे बढ़ते हैं, राइट? हमारे पास टाइम टारगेटेड सॉल्विंग और इस तरह के जो भी चीजें आएंगी, मैंने क्या बोला कि दो तरीके से, दो पर्सपेक्टिव से हमेशा देखना है, माइंडसेट, और दूसरा क्या बोला था, बोलो जल्दी? हैबिट। जैसे हमने बातचीत की कि भाई हमें ना मॉक टेस्ट की एनालिसिस उसकी हैबिट बनानी है। शुरुआत में 2-3 में पेन लगेगा, तुम भागोगे, नहीं करेगा मन, लेकिन भाई तुम नहीं करोगे तो वो तुमको कभी नहीं आएगा। और जिन लोगों को तुम जान रहे हो कि भैया ये ना कोई रोक नहीं सकता टॉप 1000 में आने से, भाई साहब उन्होंने वही काम पहले से करके रख लिया है, वो उस टाइम स्केल में तुमसे आगे हैं। टाइम स्केल में वो तुमसे पहले वो पेन ले चुके हैं, पहले से उनके दिमाग में वो चीज सेट हो गई है। इतना पेन ले लिया उन्होंने, इतनी घिसाई कर ली, इतना पेन ले लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तुम्हारा पेन लेना बाकी है। जब पेन ही नहीं लोगे तो ट्रांसफॉर्म क्या करोगे? तभी तो तुमको वो आगे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी एनालिसिस लाइटनिंग स्पीड पे होती है, क्योंकि वो पहले ही घिस चुके हैं। अब वो पेपर लेकर के एक बार पेपर दे दिया, घर आए, बैठे,
वो 15 ही मिनट देखेंगे और सब एनालाइज हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे गलती की थी, ये रह गया, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बजाय ये क्वेश्चन उठा लिया था, मेरा सिलेक्शन क्वेश्चन गड़बड़ा गया, अरे इस क्वेश्चन में अटकने के बाद ना मेरे माइंड में फालतू की चीजें चल रही थी। ये होती है चीजें। बट भाई साहब, तुम पहले ही दिन कैसे सचिन बन जाओगे यार? पहले ही दिन तुम विराट कोहली कैसे बनोगे भाई? बल्ला पकड़ा विराट कोहली बन गया है भाई साहब। ये सिर्फ और सिर्फ ना, पता है तुम्हें कि गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कमेंट्री ऐसे करते हैं जैसे कि विराट कोहली को उन्होंने सिखाया है। कुछ होगा उनका? कुछ नहीं होगा भाई। नहीं बनने वाले हम पहले दिन। हम हो सकता है विराट से बेटर बन जाए, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि हमारा टी स्कोर 0 अलग है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कहां पर हैं, और पहले बिल्कुल ऐसे मान करके चलना कि नहीं आती चीजें, एंड देन देखना है कि अच्छा हाँ ये बताया गया तो इसमें से क्या क्या आता था, राइट? तो माइंडसेट का मतलब होता है कि मैं पहले अपने आप को बता रहा हूं कि गाइस मैं समझने के लिए तैयार हूं भाई, मैं समझने के लिए तैयार हूं कि ये मॉक टेस्ट एनालिसिस होती क्या है। मुझे पेशेंस रखना है इसको सीखने में। ये एक स्किल है, समय के साथ डेवलप होगा। अब मुझे हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर मुझे समझना है, हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर मुझको जानना है कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना सही है, मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या क्या गलती है, क्या क्या कमी है, सब समझना है। हर फिक्स टाइम इंटरवल पे ये काम मुझको करना है, सो दैट पेन लेते 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 कंपाउंड इफेक्ट, उस पेन का, पेन है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, बट होता क्या, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी क्या होती है कि वो बिल्कुल ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व चलता है जैसे कि कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे पीएच कर्व चलता है, स्लो स्लो स्लो, चेंज नहीं आ रहा, बफर चेंज नहीं आ रहा। कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी आएगा, चीजें कंपाउंड हो रही हैं, एंड देन कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसा आता है कि एकदम ग्राफ तुम देखते हो स्टीप भागता है ऊपर की तरफ तेजी से। यही होता है। तो माइंडसेट ये बोलता है कि मैं सीखूंगा ओवर द टाइम, मैं सीखूंगा ओवर द टाइम। इंपेशेंट नहीं होना है, परसिवियर करना है, समझना है, रेजिलेंट रहना है, समझूंगा मैं, पेशेंस नहीं लूज करूंगा मैं। तुमको फॉर्म भरने के लिए दिया गया, तुमको 3 मॉक टेस्ट के लिए बोला गया, अनबंशन कुछ भी भर करके भेज दिया। कितने प्यार से सभी लोगों ने लिखा था टेक्स्ट में कि ये सोचना है, ये करना है। भाई जिन्होंने लिखा है ना वो भी सेम चीजें करते थे तुम्हारे जैसे। तुमने बस सामने से उनकी स्टोरी नहीं देखी है, सुनी नहीं है। तुम जो कर रहे हो एग्जैक्टली सेम चीज वो करते थे, और उनकी वो आदतें रुकवाई गई हैं उनसे पहले के सीनियर्स के थ्रू, क्योंकि उनसे पहले वाले सीनियर्स भी वैसे ही करते थे। दैट मीन्स तुम जो कर रहे हो वो नया नहीं है। हर साल हर बैच में ये चीज कॉमन होती है, और सबने उनका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सबने उनके सॉल्यूशन पे काम किया है, सबने अचीव किया हुआ है। तो पेशेंस रखोगे तुमको भी पता चलेगा कैसे अचीव करते हैं। नाउ माइंडसेट समझ गए कि भैया माइंडसेट का मतलब कि मैं तैयार हूं पेन लेने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और मैं समझता हूं कि कैसे ये आएगा। नाउ मुझे हर दिन करना है, या फिक्स्ड टाइम इंटरवल, नॉट नेसेसरीली कि हर दिन करेंगे, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर करेंगे, करते जाएंगे, हैबिट बन जाएंगी। शुरुआत में स्लो रहेंगे, बट कंपाउंड इफेक्ट मुझको फाइनली क्या करेगा, शार्प कर देगा, और ऐसा लगेगा जैसे दूसरे इंसान जो नूब्स होंगे उनको लंबा टाइम लगेगा, और हम तो बस देख करके जान रहे हैं। क्या हम छोटा सा टाइम देंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस में, हमें पता चलेगा अच्छा ये गलतियां की थी, ऐसे ऐसे इश्यूज आए थे पेपर में। बट शुरुआत में वो नहीं होगा ना यार, तुम्हारी आदतें, तुम कभी बैठते नहीं हो, तो समझे। तो ये 2 कंपोनेंट हमारी हर डिस्कशन के साथ हैं, माइंडसेट, हैबिट। चेक करो कि तुम्हारा माइंडसेट क्या रहा है, चेक करो तुम हैबिट बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, समझे। वैसे ही है टाइम टारगेटेड सॉल्विंग, वैसे ही है कि स्ट्रांग और वीक को समझना। तो स्ट्रांग और वीक को समझने के लिए पहले अपने आप को बताना है कि भाई बहुत पर्सपेक्टिव्स होते हैं स्ट्रांग और वीक के, बहुत पर्सपेक्टिव होते हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और हर इंसान के लिए वो चीज चेंज हो सकती है, करेक्ट। अब आते हैं कि भैया स्ट्रांग और वीक के लिए हम फटाफट क्या क्या काम करें, क्या क्या चीजें करें कि स्ट्रांग और वीक पता चले, राइट। तो इसमें देखो मैंने क्या बोला, पहले तो सोचना सीखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, टाइम इन्वेस्ट जो तुम कर रहे हो उसको ट्रैक करना सीखो, आदत लगाओ,
ट्रैक करने की हैबिट होनी चाहिए, समझे? बताओ मुझे, आंसर करो। आयुष, प्रखर, ईशांक, सिद्धि, ट्रैक करने से फायदा क्या होगा? अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करूंगी जो आज के टेस्ट में की है। ट्रैक करने से प्रोग्रेस दिखेगी, जितना हम अभी पहले से अभी कितना प्रोग्रेस किए। बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रैक करना है ना, दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज व्हिच नीड इम्प्रूवमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना आएगा कि इम्प्रूवमेंट करे कैसे। भाई तुमने एक चैप्टर के ना कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तुम्हें मजा आ गया टीचर से पढ़ करके या लेक्चर देख करके या जैसे भी बुक से पढ़ करके मजा आ गया। तुम लगा भाई कॉन्सेप्ट की तो मैंने फाड़ दी एकदम भयानक। लेकिन जब तुम गए अप्लाई करने के लिए, पहला क्वेश्चन हुआ, बाकी के 4 नहीं हुए। अब बताओ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? भाई पहले ये ट्रैक करना सीखना होगा कि मैंने टाइम क्या इन्वेस्ट किया। देन कम्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तुमको मजा आया, दैट डजंट मीन सोचो ना, कोई बंदा ऐसा भी तो होगा जो सोचता होगा मजा आ गया, वाह क्या सिखाया, ये तो पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। अरे तुमको समझ में आ गया मतलब तुम अप्लाई कर दोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा रिस्पॉन्स भी है हमारे पास। एक बच्चे ने बोला भी है कि जो क्वेश्चन में मुझे करने में मजा आता है वो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जिस क्वेश्चन में मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो वो वीक हो गया। ठीक है, अब यहीं पर बच्चे बैठे हुए हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस याद करो। सबको याद आएगा कि ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है कि तुमने जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग माना था, उसके क्वेश्चन ने जेईई मेन में तुम्हारी इज्जत खत्म कर दी, और तुम उस इज्जत को बचाने के लिए और टाइम दे रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे, और बाद में तुमको रिग्रेट हुआ। याद कर लो तुम। यस सर। जी यस सर। तो तुम्हारा डेफिनेशन कहीं काम किया नहीं किया? इन्हीं बातों को समझना है कि बात हो क्या रही है ना, कि तुम जैसे चल रहे हो उससे तुमने इमोशनली अटैच्ड हो गए हो। तुम्हारे इमोशनली अटैच्ड हो जाने से वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो चीजें कैसे दिखेंगे हमें मैथमेटिक्स में? वो तो इक्वेशन बताएगा, वो मैथमेटिक्स बताएगी कि हाँ सच में स्ट्रॉन्ग है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई, वो एग्जाम के दिन हो सकता है कि चीजें क्लिक ना कर रही हो, अटक जाए, तो मैं इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा उस चीज से, मैं मूव ऑन करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी ही काम आएगी एग्जाम के टाइम पर। आ रही बात समझ? और सेम चीज भाई मॉक में भी काम आएगी। सेम चीज काम आएगी अगर मैं बैठा हूँ और मैं मॉक टाइप की चीज कर रहा हूँ, टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर रहा हूँ, समझ में आएगी मुझे। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर हमने बातचीत की कि ये सब ना बेसिक एनालिसिस है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक की तो ये सब बेसिक बातें होती हैं। देन कम्स कि अब मैं गया हार्ड कोर आइडेंटिफिकेशन पर, समझ रहे? हार्ड कोर क्या, अब चलो अब आइडेंटिफाई करते हैं। फिर मैं थर्ड पॉइंट एक डिस्कस करूंगा ना, जहां पर पर्सनल बायस की बात आएगी, जो तुमसे अभी डिस्कस किया ना कि तुमको मजा आ रहा है, और वो भी पर्सनल बायस है। बट अभी मैंने तुमसे बेसिकली क्या डिस्कस किया है कि तुम बेसिक्स, स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो तुमसे डिस्कस किया। नाउ मैं कह रहा हूं कि देखो एक्चुअल तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का स्ट्रॉन्ग और वीक को। तो तुम सेल्फ सॉल्विंग के थ्रू जब पहचानते हो तो वो एक अच्छा पैरामीटर है। सेल्फ सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग एक अच्छा पैरामीटर है पहचानने का कि हाँ कितना पानी में है। अब अच्छा पैरामीटर बोल रहा हूं, दैट मीन्स इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव है। दैट डजंट मीन कि यही एक पैरामीटर है। बार बार कह रहा हूं, तुम्हें पर्सनल बायस से भी उठना है, जो अलग पॉइंट है, जो अभी तुमसे डिस्कस किया उसके लिए सेपरेट पॉइंट हमने बनाया है ध्यान दिलाने के लिए। भैया तुम्हें पर्सनल बायस से बचना है। आई बात समझ? तो अगर हम बात करें कि ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचानने का, तो सेल्फ सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग। अब ये क्या चीज है भाई? तो देखिए होता क्या है, एक चैप्टर को आप कंसीडर करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। सुनिए ध्यान से, एक चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं कब? जब आपने ज्यादातर टॉपिक को कवर कर लिया। ध्यान से सुना, ज्यादातर टॉपिक को आपने कवर कर लिया और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम डिफिकल्टी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ? ये है सबसे इफेक्टिव पैरामीटर। बोलो, किया है ना ऐसा जेईई मेन में? जी सर।
यस जेई एडवांस में है इफेक्टिव, लेकिन अकेला क्या ये फैक्टर है? नहीं, बट इफेक्टिव है सबसे ज्यादा। हाँ, यही चीज हमने जेई मेन में की है कि भाई पढ़ो, पढ़ा करके देखो, खुद से करके पीवाईक्यू कहाँ स्टैंड करते हो भाई। लेकिन क्या मैं जो सॉल्विंग कर रहा हूँ क्या उसके एनालिसिस के बिना समझ में आएगा कि कितना पानी में हो? नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है, फिर पीवाईक्यू में गए सॉल्व करने के लिए, एंड वहां पर जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो थी, तुम्हारा फोकस हट गया, तुमने कुछ हल्का सा ऐसा एरर किया जो तुम जनरली करते भी नहीं हो। तुमने कोई डेटा मिस कर दिया, तुमने कहीं पर कोई प्लस का माइनस किया और कहानी खराब हो गई। फाइनली तुमने देखा जा नहीं बना वो, और कई बार तो वो चीज़ जो 2 बार 3 बार रिपीट हो जाती है, जबकि तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, तुम देख रहे हो कि भैया ये तो बनने वाला है, तो वो वहां पर उस मोमेंट में उस टाइम पर तुम ट्राई कर रहे थे, लेकिन सेम ही गलतियां तुम रिपीटेडली कर रहे थे। आई बात समझ? तो इन द एंड तुमको क्या पता चल रहा है कि भैया इवन इफ कि मैं वो तरीका फॉलो कर रहा हूं जो सबसे इफेक्टिव है, स्टिल मुझे पता है उसके अंदर घुस करके माइक्रो एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। समझ में आया? नहीं है ये चीज कि ऊपर से बोल दिया और हो गया। रियलिटी में तो तुम करोगे, एनालाइज करोगे, तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। बट अगर बात करें कि हाँ पहचानेंगे कैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं, तो डेफिनेटली पहले तो आपको देखना पड़ेगा। आपने बोला कि भैया चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमने वहां पर कवर किए हैं, ज्यादातर टॉपिक्स तुमने कवर कर लिए हैं, और साथ में अगर उनसे रिलेटेड अगर पीवाईक्यूज हैं तो वो लेस से लेस डिफिकल्टी से हो रहे हैं। जितने कम डिफिकल्टी से होंगे उतना स्ट्रॉन्ग है चैप्टर। आया समझ? वीक कैसे पहचानते हैं? इनकम्प्लीट कवरेज से, कवरेज ही नहीं है चैप्टर की, और जो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आया समझ? जितना तुम यहां गड़बड़ा रहे हो उतना कम है। तो ये होता है मोटा मोटा आइडेंटिफाई करने का तरीका। करेक्ट? एक और है, कोई जोर लगाना चाहेगा? एक और है जो इसी में काउंट होगा, इसी में काउंट होगा। वो क्या है? एक्यूरेसी जो मॉक में आएगी, एक्यूरेसी जो मॉक में आएगी। आया समझ? मॉक में एक्यूरेसी से हम अंदाज लगाएंगे कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं किस चैप्टर में। ये हो गया रिजिड वो तरीके जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पहचानने में कि चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है? नाउ अब आते हैं पर्सनल बायस के पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या था? बेसिक एनालिसिस करो एज अ बिगिनर, क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो माइंडसेट रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे हम आए कि अच्छा एक्चुअली कौन से सबसे इफेक्टिव तरीके होते हैं। थर्ड पॉइंट है पर्सनल बायस का, तो वो डिस्कस कर दिया आपके साथ कि आपके साथ बहुत सारे पर्सनल बायस हो सकते हैं। ठीक है? और मैं चाहता हूं, देखो अभी पर्सनल बायस ना यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो पहले तो मैंने टॉपिक ये वाला उठा ही लिया, अच्छा ही किया, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पिछले 4 दिनों से सारे सीनियर्स इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे। तभी मैंने ये चीज ना अपने हाथ में ले ली कि भाई मैं एड्रेस कर लेता हूँ इसको, कि मैं पलक के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि पलक है यहाँ पर सबसे सुपर सीनियर्स में से, वो मेरे साथ बैठ जाएं और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है भाई, नहीं समझ में आता लोगों को कि क्या क्या वीक और क्या स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी कर रहे होते हैं। बट आई होप दैट कि इतना गरजने के बाद शायद आप अब समझ पा रहे होंगे। एंड पर्सनल बायस से बचिए। आपके जो पर्सनल बायस है ना, उसका मैं क्या कर रहा हूं अब, क्योंकि अभी बहुत सारे और पॉइंट डिस्कस करने आपके सीनियर ने, तो मैं क्या करूंगा अब, पर्सनल बायस जो दिख रहे हैं मुझको आपके कमेंट्स में, आपके फॉर्म में, उनको डाल करके ग्रुप में आपके नाम के साथ या विदाउट नेम मैं डिसाइड कर लूंगा। कुछ बच्चों को तो टोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं वो, तो उनको मैं डायरेक्ट टोकूंगा नाम के साथ, बुरा नहीं मानिएगा। कुछ बच्चों के मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, सबका कॉमन डाउट हो सकता है, तो पर्सनल बायस को एड्रेस करेंगे ग्रुप में। करेक्ट? ठीक है? देन यही जो स्ट्रॉन्ग और वीक की चीजें हैं ना, अभी इस पे 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अभी आप 3 पॉइंट ध्यान में रखिए। एक और पॉइंट है, मैं आगे की मीटिंग्स में डिस्कस करूंगा। डन। सीनियर्स कंटिन्यू कीजिएगा। आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डिस्कस हो गया है। कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, और जो पॉइंटर्स आपके साथ उसके साथ अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए। भाई एक बार बताओ मुझको, तीनों पॉइंट आए हैं? और देखो अपने डाउट्स रख लेना, क्योंकि
एक मीटिंग में आपके डाउट्स भी लेकर के यहाँ पर बैठेंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे, आपको कह देंगे। जो टॉप 10 डाउट्स होंगे ना, आपसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे कि अपनी अपनी बातें लिख दो, और फॉर्म फिलअप खूब कराएंगे क्योंकि हमारे पास वही सबसे बेहतरीन तरीका है कॉम्परेटिव स्टडी का, कि किस बच्चे को क्या डाउट आ रहे हैं, कितनों को कैसे डाउट आ रहे हैं, फिर हम तुमको दिखा भी पाते हैं। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है हमारा। तो फॉर्म भरने से पीछे नहीं भागना और उसको तरीके से भरना, 10 मिनट अच्छे से दे के भरना। भैया तुम दिन भर में आधे घंटे 1 घंटे कैसे कैसे बर्बाद करते होगे, लेकिन ये चीजें ना सब पूरा गेम चेंजर साबित होंगी। तुमको इतना सोचना चाहिए कि मोहित सर आकर के बैठ करके इतना गला नहीं फाड़ेंगे ऐसी चीजों के लिए। इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज तुमको सोचने पे मजबूर करने के लिए होनी नहीं चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूं और तुम्हारे सीनियर्स को भी पुश कर रहा हूं भाई, क्योंकि ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा पीसीएम पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ऐसा नुकसान पहुंचाएंगी, तुम पीसीएम पढ़ते रह जाओ, रैंक नहीं बना पाओगे, समझे? तो इसलिए अच्छे से समझिए, पेशेंस रखिए, ध्यान लगाइए, भागिए मत। ये 1-2 घंटे भली मीटिंग लंबी लगेगी भाई, लेकिन हम कौन सा आपसे हर दिन बैठने वाले हैं, नहीं है दूसरों के पास टाइम। और फर्स्ट टाइम एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत सही टाइम है इन चीजों को समझने का, ठीक है? तो एक बार चलो अपनी तरफ से सारे लोग रिप्लाई कर दो, तीनों पॉइंट्स माइंड में है, हम आपको लिख करके पॉइंट्स बता देंगे आपको जो। यस सर, यस सर, ठीक है, बाकी लिखे हुए भी मिलेंगे पॉइंट्स। और आपसे ना जब डाउट लेंगे, यस सर, जो टॉप में जो डाउट्स दिखाई देंगे उनको सबसे पहले एड्रेस करेंगे, फिर रिसर्कुलेट करेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। हर 4-5 दिन पर जो तुम्हारे सबसे कॉमन टाइप के डाउट्स होंगे ना, वो हम एड्रेस कर लिया करेंगे। उसकी चिंता तुमको नहीं करनी, तुमको चुपचाप दिखना है कि फॉर्म आ गया, मुझको अपने बातें लिखनी है, उसमें हम एड्रेस कर लेंगे वो सब। और ये डाउट्स फॉर्म के लिए भी ना आप ध्यान रखिएगा कि आप वही पॉइंटर्स नहीं पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं या जिसके ऊपर हमने बहुत प्यार से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वही रेपिटेटिवली नहीं पूछेगा। इसका सबसे पहला वो जो मेंटल इंडिपेंडेंस है, हम उसी को लिंक कर रहे हैं सबसे पहले, कि आप डाउट्स भी ऐसे पूछिए कि हमें बहुत अच्छा लगे देखकर कि ये तो हमसे छूट गया था, इसको हमने डिस्कस ही नहीं किया था, वैसे डाउट एग्जैक्टली, ये मतलब आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा मत बनिए कि हाँ बहुत डिस्कशन हुआ उसके बाद फिर से सेम ही चीज पूछ रहे हैं, मतलब उसको अवॉइड, बचिए उससे। खुद देखिए कि क्या मीटिंग में थे तो ये पॉइंट डिस्कस हुई थी, ये हुआ था, क्योंकि आपको सारी चीजें ना हम टेक्स्ट में इसलिए लिख करके दे रहे हैं क्योंकि आप खुद से पढ़ पाइए उसको। कई बार ऐसा होता है कि आपको ना वीडियो में पार्टिकुलरली या तो जाना पड़ता है किसी एक सेक्शन में, किसी एक पॉइंट पे जाने के लिए आपको फिर वीडियो को वहां पे खींचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि अभी हत्ती से भगा करके वीडियो देख लेते हैं, जबकि लिखा हुआ रहेगा। हमें पेन मिलता है लिखने में भाई, हमारे लिए ज्यादा इजी है कि हमने वॉइस मैसेज डाल दिया, बट जनरली क्या होता है कि बच्चे रिलक्टेंट होते हैं, वो देखते नहीं है या वही नुकसान करा बैठते हैं अपना। तो हम इसीलिए लिख देते हैं कि कम से कम यार ना उसको उठा करके हेडिंग देख करके तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे काम का है। देखो जल्दी से पढ़ो। और हाँ, हम जब पढ़ी हुई चीजें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ब्रेन अलग तरीके से रिवायर करता है चीजों को, हम ना आगे पीछे कनेक्ट भी कर पाते हैं चीजों को, राइट? तो इसलिए भी लिखा हुआ हम यहाँ पर ग्रुप में डालते रहते हैं, और आगे भी आपको ये पॉइंट जो हम बोल रहे हैं वो भी लिखे में मिलेंगे, ठीक है? पलक और ऐड करोगे या हवाले करें इनके? एक बार स्लाइड आएगी ना तब हम कनेक्ट कर लेंगे वापस से उसको। मेरा पार्ट आई थिंक हो गया, आप लोग कर लेना फिर, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है। पहले मिस्टेक्स वाला कर लेते हैं फिनिश, मिताली रिया। हाँ एग्जैक्टली, जहां पर आप लोग थे ना स्टार्टिंग में वो कर लो ना। जी मिस्टेक्स में तो बस वही पार्ट रह गया था कि जैसे अभी भी बात कर रहे थे ना कि खुद बैठ करके वो वही सेम पॉइंट्स वाली चीज भी आ जाती है और वो चीज वहां से भी रिलेट हो जाती है कि खुद बैठ करके चीजों को एनालाइज करने की और रिफ्लेक्ट करने की आदत डालनी है। सेम यही चीज मिस्टेक्स वाली चीज में भी रिलेट होती है, सेम ये चीज स्ट्रॉन्ग वीक वाले में भी होती है रिलेट, कि जैसे आप में से काफी सारे लोग थे ना जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया, मिस्टेक्स में हम जब देख रहे थे तो इट वाज लाइक कि ओके कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि मिस्टेक्स में किस तरीके की मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हुई। पर जब आप पूरा फॉर्म उनका हम देख रहे थे ना, हम रियलाइज कर रहे थे कि नहीं कंपोजर भी बिगड़ा था, नहीं टाइम मैनेजमेंट में भी गड़बड़ हुई थी, नहीं ये थोड़ा सा देखा नहीं गया है कि ये इस तरीके की भी गड़बड़ हुई है, वो हम रियलाइज कर रहे थे। पर आपने वो बैठ करके सोच ही नहीं पाए या वो रिलेट ही नहीं कर पाए, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि ये भी तो गड़बड़ी की है, ये भी तो गलती ही की है, ये भी तो मैंने मिस्टेक की है मॉक में। तो पहला स्टेप हमारा वही होना चाहिए कि हम बैठ करके सोच पाए, हम बैठ करके पहचान पाए, तभी तो एक्शन लेंगे किसी भी चीज पर। अब अगर पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो फिर दवाई कौन सी खाएंगे?
वो पॉइंट है ना एक। करेक्ट, ठीक है ना? देखो जहां पर ना फील हो तुमको कि तुमसे रिप्लाई मांगा जा रहा है, वहां पे आगे बढ़कर रिप्लाई कर दो, ओके? क्योंकि ना इस बीच में फिर सीनियर्स जो है वो दूसरे पॉइंट्स देख रहे होते हैं और बाय डिफॉल्ट ना वो वेट कर रहे होते हैं। तो अपनी तरफ से माइक हटा के जितने लोग कर पाते हो कर दिया करो। उससे दूसरे लोग जो थम्स अप जो दे रहे हैं, जनरली ऐसा होता है कि वो मिस भी हो जाता है हमसे, कई बार दूसरी विंडो ओपन होती है। तो एटलीस्ट कुछ लोग इस मामले में एक्टिव रहो कि फटाफट बोल दिया करो, रिप्लाई कर दिया करो। ठीक है सर। जी सर। ओके सर। जी, तो मिस्टेक्स वाले पार्ट में ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक पर चल लेते हैं रिया, मिताली। ओके, ये स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक वाला आ गया। इसको इस ना पे लास्ट में नहीं, दोबारा आ मैं एक बार जाएंगे। इसको रिविजिट कर लेती हूँ जो हमने डिस्कस किया है ना वो। तो सबसे पहला ठीक है। पॉइंट हमारा, एक सेकंड ऊपर जी, सबसे पहला पॉइंट हमारा इनिशियल एनालिसिस वाला था, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था सेल्फ रिफ्लेक्शन, दूसरा था आइडेंटिफाई नहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक था टाइम इन्वेस्टेड और एक था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? तो अब मुझे तो मेरे जर्नी में तो मुझे याद है कि 2 साल तक मुझे जब भी पूछते थे कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, तो मेरे मुंह पे ही रहता था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो एक दिन की बात नहीं है ना, वो पूरे टाइम की बात है कि मैंने रिपीटेडली देखा है कि मैं हर मॉक में उसके सवाल बना पा रही हूँ, चाहे वो ईजी आ रहा है चाहे वो टफ आ रहा है, मैं पहले उसको ढूंढ रही हूँ और पहले उसको ग्रैब करके उसको डन कर रही हूँ। तो हम उस टाइम को, प्रोलॉन्ग पीरियड को ही हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो आप वो टाइम इन्वेस्टेड वाला देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखिए, ये सब देखिए। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एरियाज, और उसके बाद हम थोड़ा पॉज पे है, इसको हम बाद में रिविजिट करेंगे सही से, ठीक है? लाइन से ही चलता है इसके बाद। हाँ जी, तो आपका एक आपसे पूछा गया था कि आप जो मॉक टेस्ट देते हो उसको किस एनवायरनमेंट में देते हो। तो होता ये है ना कि हम मॉक टेस्ट में ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमें अपना फोकस, अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इसी को बिल्ड करेंगे तभी एग्जाम वाले दिन वो बेटर होती है। तो एग्जाम वाले दिन अच्छे से कंपोजर में पेपर देने के लिए हम डेली मॉक टेस्ट में ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं कि फुल फोकस मोड में हमें 3 आवर्स बैठना है और अच्छे से एग्जाम लाइक प्रेशर को फील करते हुए पेपर देना है। बट ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप पे वो प्रेशर आएगा जो एग्जाम वाले दिन। ये आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो जिससे आप पे प्रेशर आए। तो ये तो जैसे हमने रिस्पॉन्सेज पढ़े थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि मैं बिल्कुल अपने कमरे में अकेला होता हूँ, मेरे पास वाटर बॉटल होती है और मैं टाइम बाउंडेड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ और मॉक दे रहा होता हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिससे आप ऐड कर सकते हो टाइम प्रेशर बढ़ाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ना कि आप अपने 3 आवर्स के टेस्ट को 2.5 आवर्स का मान के चलो, कि आपको ये सोचना है कि मेरा जो मॉक टेस्ट है वो 3 आवर्स का है ही नहीं, वो सिर्फ 2.5 आवर्स का है। इससे होगा क्या, एक तो टाइम कम हुआ है, तो आपके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर बनेगा कि हाँ मेरे पास टाइम कम है तो मुझे जल्दी जल्दी चीजें करनी है। तो अगर आप जल्दी में करोगे तो आपके पास स्पीड आएगी, और स्पीड मेंटेन रहेगी तो आप अच्छे से चीजों को कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम वाले दिन ये होगा ना कि जब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंपोजर बिल्ड किया है तो एग्जाम वाले दिन भी आप शांत रहने चाहिए। तो उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप अभी घर पे जब भी प्रैक्टिस करते हो ये चीज कर सकते हो कि आपका 2.5 आवर्स का ही मॉक टेस्ट है, उसी में ही आपको अपनी सॉल्विंग पूरी करनी है और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो अब इससे होगा क्या कि अभी 2.5 आवर्स है तो अभी आपके पास 30 मिनट्स बचे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि अब उन 30 मिनट्स का हमें क्या करना है। तो उस 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपने पूरा पेपर दे लिया है, आपने अच्छे से उसको देख लिया है, आप फिर से स्टार्टिंग से पूरे पेपर को रिव्यू करोगे। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और हम पेपर को रिव्यू नहीं करते हैं, इसलिए वो मिस्टेक कम भी नहीं होती है। हमने रीचेक नहीं किया होता है पेपर को, इसलिए भी कभी कभी गलतियां रिपीट हो जाती है और हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो इन 30 मिनट्स को आप यूज करोगे पेपर को रिव्यू करने के लिए। तो पहले आपने 2.5 आवर्स में जितना अटेम्प्ट करना था कर लिया, फिर आप जाओगे फिर से एक बार पेपर को रिव्यू करोगे। तो उससे होगा क्या कि आप जब पेपर को रिव्यू कर रहे होगे ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया होता है, बट जल्दबाजी में हमने जो आंसर मार्क करना है वो गलत मार्क कर दिया होता है। तो जब हम
गलत मार्क कर देते हैं आंसर, तो उसकी वजह से हमें -1 मिलता है और फिर वो नेगेटिव्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज उसमें हेल्प करेगी कि आपकी नेगेटिव्स कम होंगे और इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी वाले पार्ट से भी लिंक्ड है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज में ये था कि अगर मेरी स्पीड मेंटेन रहती है तो मेरी एक्यूरेसी चली जाती है, क्योंकि हम 3 आवर्स पूरा ही पेपर में दे देते हैं, तो हम रिव्यू करने नहीं जाते हैं, तो हमें जो गलतियां हम बचा सकते थे वो हो जाती है। तो इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी वाला पार्ट आपस में बैलेंस नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों की ये थी रिस्पॉन्सेज में कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस होती नहीं है। अगर मैं एक्यूरेसी सही रखती हूँ तो मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर मैंने स्पीड सही रखी तो मेरी एक्यूरेसी डाउन जा रही है। तो उसको मेंटेन करने का तरीका खुद से ढूंढना पड़ता है। तो ये वाला यूज कर सकते हो कि 2.5 आवर्स में किया, देन जो 30 मिनट्स है उसको यूज किया। और स्पीड और एक्यूरेसी वाले पॉइंट में एक चीज और आपको ऐड करनी है कि आपने डिटेलिंग बहुत कम किया है बहुत जगह पे, तो उसमें भी आपको डिटेल बतानी है कि क्या एक्यूरेसी थी और स्पीड में आपने कैसे कैसे चीजें की है। कि स्पेसिफिक आपका एक सब्जेक्ट था जिसमें ज्यादा टाइम लग गया है, कि मैथ्स के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग रहा था तो इसलिए ये हुआ है। तो उस डिटेलिंग में ये चीज होगी, जब आप लिखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ लैग हो रहा है, कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो सकती, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बैलेंस हो सकती है। तो जब यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या चीज लैग कर रही है, तब आपको पता चलेगा कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने नेक्स्ट टेस्ट में इस चीज का ध्यान रखोगे। और जब आप उस चीज पे ध्यान रखोगे तब आपकी ये चीजें बैलेंस होना स्टार्ट होगी। और ये नेक्स्ट मॉक टेस्ट से नहीं होगी, धीरे धीरे जब चीजें एनालाइज करके काम करोगे तब होगा कि आपकी ये चीजें इंप्रूव होंगी। समझ गए? हाँ जी जी हाँ हाँ जी। मिताली कुछ बोल रहे हैं या फिर एक बार समराइज हाँ। कर दे पूरा? हाँ, 1 मिनट। इसमें ना मेरा एक और पॉइंट है कि जब आप ये बोलते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो ये वाले जो मेथड है 2.5 आवर वाले में, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो लास्ट के 30 मिनट्स आपको मिल रहे हैं आपके पेपर को रिव्यू करने के लिए, आपको चेक करने का टाइम मिल रहा है कि आपने कहाँ गलत आंसर्स मार्क करे हैं, कहाँ गलत ऑप्शंस लगाए हैं, तो उससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। तो इन सेंस आपको आपकी जो टेक्निक है 2.5 आवर्स का पेपर को मानने वाली, वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस कर रही है। हाँ, और इसमें एक चीज़ ये होगी ना कि जब हम मॉक दे रहे होते हैं, आप में से 99% लोग इस चीज़ को ऐसे लोगे कि वो 30 मिनट्स भी तो हम और मार्क्स को गेन करने में लगा सकते हैं। एंड आप डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आप उसको वैसे ही ले रहे होंगे कि 30 मिनट्स वेस्ट क्यों करने हैं? बैठ कर के और मार्क्स गेन करते हैं ना, ठीक है? पर ऐसी चीज़ें नहीं चला पाएँगे, क्योंकि एक तो आप ऑब्वियसली एडवांस्ड का पेपर दे रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं, तो एक आप सभी ने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की होगी ना कि एक 2 ढाई घंटे जनरली एक लिमिट होती है, जिसके बाद की ऐसे फ़ोकस बहुत अच्छे से टूटता है। जिसके बाद पुश करने के बाद भी कंपोज़्ड उतना फ़ील नहीं करते हैं। है ना? फ़ोकस टूटने लग जाता है, गलतियाँ ज़्यादा होने लग जाती हैं। पेपर आता होता है, क्वेश्चन्स पता है कैसे होने हैं, मेथड्स पता है, फ़ॉर्मूला पता है, पर वो करने का मन नहीं करता, वो फ्लो सा नहीं बन रहा होता है। सो उसमें ज़्यादा गलतियाँ करने की बजाय उससे चीज़ों को सही करने की तरफ लेकर के जाते हैं। तो जो 2.5 घंटे वाला चीज़ हो गया, उसमें एक तो टाइम प्रेशर वाला चीज़ खुद पर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ से ना एक वो वाली हमारी हैबिट भी छूटती है कि जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे धीरे-धीरे चल रहे होते हैं ना, स्लो-स्लो, कि अच्छे से सॉल्व करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे-ऐसे करते-करते। और फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है और रियलाइज़ करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही हमने प्रिकॉशंस ले ली कि अब तो इतने सारे क्वेश्चन बच गए हैं और टाइम नहीं बच रहा है। ये वाली चीज़ हम रिवीजन वाले में भी करते हैं। तो एक तो वो वाला चीज़ हो जाएगा कि जितना हम एक्चुअली में सॉल्व कर पाते हैं या करना चाहिए हमें, हमारी पोटेंशियल के हिसाब से, हम वो टाइम और प्रेशर वाला वो चीज़ क्रिएट करके उतना सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? और उधर से जो आधा घंटा है वो तो हमारा बोनस है ही। तो अगर हमारी एक्यूरेसी सही है तो हम उसको गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अभी वो नहीं कर रहे होंगे, वो विद टाइम डेवलप होगा। उसको हम यूज़ करेंगे सिक्योर करने के लिए। जो मार्क्स हमने इतने सारे अपनी झोली में डाले हैं, उनको अपने ही पास हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वो सिक्योर करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए। ठीक है? तो ये हैबिट एक डेवलप करनी है अपने को। डन है ना? सही है? यस जी जी दीदी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। मिताली, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है? नेक्स्ट इनके रिस्पॉन्सिव
जी, बिल्कुल। ये वो सारी चीज़ें थी ना जो बहुत ऐसे गड़बड़ वाली, जो हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि सेम एज़ प्रीवियसली मेंशन्ड। तो फिर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? वही वाला चीज़। हाँ। हाँ। ये सारे एकदम सबसे एकदम गलत वाले तरीके हैं, क्योंकि आप बैठ कर के डिटेल्ड में आप इम्प्रूव कब करोगे? जब आप आइडेंटिफ़ाई करोगे, और आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको पहले चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, पेपर पेन पर लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं तो माइंड में तो आपको ऐसे 10,000 चीज़ें लग रही होती हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ओवरवेल्म हो रहे होते हैं, और फिर जब लिखने पे आते हैं तो गिनती की 3-4 चीज़ें होती हैं। वो सॉर्ट करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं चल पाएँगे नहीं तो। ठीक है ना? और क्या चीज़ें थी अपने पास? आगे भी इनके रिस्पॉन्सेज हैं। और बहुत लोगों ने ना ये किया है ये चीज कि अगर उनको कोई चीज ऐसा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है कि रिस्पॉन्स में क्या लिखना है, जैसे ऊपर स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स में भी, और तो उन्होंने क्या किया, बस लिख दिया है कि मुझे ये चीज नहीं आती है और मुझे नहीं पता है कि कैसे एनालाइज करते हैं, या मैं कैटेगराइज नहीं कर पाता हूँ। तो उसको वैसा लिखने की बजाय आप खुद से ट्राई भी तो कर सकते हो। आप तो बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है क्या होता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कुछ रिस्पॉन्सेज में ऐसा लिखा था कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बल्कि क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉपरली बताना है वो टेक्स्ट की फॉर्म में गया हुआ है ग्रुप पे, और आपको समझाया हुआ है कि क्या चीजें आपको माइंड में रख के अपने एनालिसिस लिखने हैं। तो आपको उससे जितना खुद से समझ आ रहा है उतना आप ट्राई तो करोगे। आप पहले ही अगर यही हार मान रहे हो तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? हाँ, ये वाली चीज़ में तो हमेशा आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। या तो आप सोचते रहिए परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी का वेट करते रहिए कि हाँ, कोई आकर के बता दे क्या करना है फिर हम करें, ठीक है? या फिर आप एक बार बैठिए, सोचिए, समझिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और एक्शन लीजिए। और वो आपको करते-करते पता लग जाएगा कि अच्छा इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। जैसे कल भी मीटिंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि आप में से कुछ लोग थे जो कि थे कि आज मैं 4th डे पे फिर से फॉर्म फिल करना चाहता हूँ। वो यही चीज़ है ना कि आपने पहले दिन आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, आपको थोड़ा-सा इनर्शिया वाली चीज़ थी कि नई चीज़ है, पता नहीं कैसे करते हैं, बट ओके किया। 2-3 दिन में करते-करते वो चीज़ फ़ील होने लग जाती है, अच्छा इस चीज़ को ऐसे बेटर कर सकते हैं। वो करके ही पता लगेगा। ऐसे थ्योरी में नहीं पता लगेगा आपको कि अच्छा ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। वो प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी चीज़। सीख के ही पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस फॉर्म को यूज भी ऐसे ही करना है कि अगर फॉर्म में लिखने को बोला है तो लिख दो। सारी पहले मिस्टेक्स लिखो जिससे खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि करना क्या, और उसके बाद नीचे ये भी लिखो कि इस चीज को मैं कैसे ठीक करने वाला हूँ। हाँ, हर चीज़ का ऐसे प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर कि ये चीज़ है मेरी, मैं अभी ऐसे मैंने मॉक में एनालाइज़ किया कि ये गड़बड़ है। पास्ट में कैसे था? अच्छा ऐसे था। फ्यूचर में क्या करने वाले हो उस चीज़ को ठीक करने के लिए? ठीक है जी, मेरी ये गलती है। जैसे कैलकुलेशन वाली चीज़ है, मैंने एनालाइज़ किया आज में कि कैलकुलेशन वाली गलतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं मेरी, मेरे माइनस, मेरे नेगेटिव्स इस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉक में ठीक है 10 गलतियाँ आ गई हैं तो अगले वाले में 4 करेंगे। ध्यान ही इसी चीज़ का रखना है। और हाँ, मॉक में स्पेशली नंबर ऑफ अटेम्प्टेड करेक्ट अटेम्प्टेड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन से, हमेशा, ऑलवेज। आपने मेन से जस्ट पहले भी रियलाइज किया होगा ना कि 10-10, 12-12, 16-16 नेगेटिव्स भी जा रहे हैं। याद है हम जब ऐसे इंटरव्यूज में भी डिस्कशन कर रहे तो आप कहते थे कि मेरे 40 नंबर इस वजह से चले गए, मेरे 30 नंबर, मेरे 50 नंबर। वो बहुत जंप है, बहुत जरूरी चीज है वो चीज, वो सारी, वो जो हम 2.5 घंटे वाली स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर रहे थे, वो सारी वो प्रैक्टिस को ठीक करने के लिए है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, कंपोजर वाली चीज हो गई, फोकस वाली चीज हो गई, माइंडफुल होकर के करना है चीजें, रैंडमली नहीं करनी है। बैठो, सोचो, देखो क्या करना है और करो। ठीक है ना? हाँ जी दीदी। जी यस यस जी दीदी जी। और पॉइंट्स हैं अपने पास मिताली, या यही थे, यहीं तक थी स्लाइड्स अपने पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं है अब। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला डिस्कशन है ना वो बहुत हैवी डिस्कशन है। वो आपको अगर आप उसे शिफ्ट्स में करेंगे ना वही ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो इसको हम बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी जितना है ना उसी पर आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए अच्छे से एकदम। और उसके अलावा हमारे सारे पॉइंट्स कवर्ड है आज के लिए। जी, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला ना एक बार दोबारा से बैठ करके बाद में भी देख लेते हैं। ठीक है दी?
हाँ डन है। डन है फिर। ओके तो चलता है गाइस, रैप करते हैं मीट को। और जो भी डाउट है वो सब कलेक्ट कर लीजिए, डाउट फॉर्म में ही हम उसको एड्रेस करेंगे और अच्छे से उसके ऊपर थॉट दे के कलेक्ट करिए। मतलब कि आपका डाउट है भी तो आप आज डाउट लिख रहे हैं तो आप कल एक बार फिर सोचिए कि ये पक्का वाला डाउट है मेरा और फिर पूछ लीजिए, फिर हम उसे अच्छे से एड्रेस करेंगे डिटेल में, ठीक है? हाँ गुरांश कुछ बोल रहे हो? एक तो ये चीज कि वो बता देते हैं कि डाउट्स आप कैसे शेयर कर रहे होंगे वो चीज, और एक अभी चैट में आया है कि while analyzing old mock test I don't exactly remember what went wrong on that particular day. तो फिर उस एनालिसिस का कोई पॉइंट नहीं है ना। दूसरी चीज, आपको अपनी की हुई गलतियां तो सबसे पहले याद होनी चाहिए ना कि मेरे को ये चीज आज ठीक करनी है, और नहीं है तो आप सिंपली इस फॉर्म का भी सहारा ले सकते हैं। आई थिंक कि ये फॉर्म में वैसे था ना कि आप फिल कर रहे हैं तो आपकी मेल पर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कुछ था ना आई थिंक। जी ठीक है, फिर मॉक टेस्ट जस्ट पहले देखिए। बल्कि अपनी आदत बनाइए कि आपके सीनियर्स में से रिया काफी कर रही होती थी, रिया की बहुत ऐसे पर्सनल स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि मॉक शुरू हो रहा है, एक तो पहले 9 बजे का अगर फॉर एग्जांपल मॉक है तो 8:55 पे नहीं बैठना है जाके, प्लीज 8:55 पे सीट पे नहीं होनी चाहिए। कुछ तो आप में से 9-10 तक जाते हैं सीट पे, वो तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। तो आप थोड़ा पहले जाइए, अपनी 6 शीट्स हैं आपके पास A4 साइज शीट्स, उन पर लिखिए मेरे को पेपर के टाइम पर क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। मुझे शांत रहना है, ओके, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस गिनती में गलत हो रहे हैं, ओके, 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखिए जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप जस्ट मॉक से पहले उन चीजों को एक बार माइंड में ले आएंगे, ठीक है, सॉर्ट हो जाएगा। और ठीक है? इससे एक चीज ये भी होगी कि जब लिख लेते हैं ना तो माइंड एंगेज हो जाता है ऑलरेडी कि मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, वो उन चीजों को दिमाग में रख के आप अच्छे से पेपर स्टार्ट करते हो और फ्लो अच्छा बनता है स्टार्टिंग से। हाँ, वो एक आ जाते हैं उसमें कि हाँ अब मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, वो वाली चीज। और अभी इसके अलावा भी मीटिंग रैप कर रहे हैं। एक तो आदत डालिए कि जितनी भी डिस्कशंस हो रही हैं अपने साथ पेपर पेन लेकर के बैठिए, ठीक है, और लिखिए सारी चीजें, वो ज्यादा आपको हेल्प कर रही होंगी। ऐसे आप सुनते जाएंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि आदत नहीं है ना ये सब चीजों की। आपको आदत नहीं है क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें ऐसे नई हैबिट में डालनी है, तो वो लिखने की आदत डालिए, पेपर पेन साथ में लेकर के बैठिए और अपने पास रखिए चीजों को। ठीक है, डन है? अभी चले फिर रैप करते हैं। पलक दी, रिया, मिताली। हाँ जी चलता है एनर्जी के साथ एकदम, कल से इसके ऊपर और वर्क करिएगा। बिल्कुल के साथ चलते हैं। जी दीदी। ओके ठीक है, चलो फिर चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू दीदी। बाय। ओके बाय, Thank you. टेक केयर। थैंक यू दीदी। Thank you. थैंक यू दी।